नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का, जो आपका सेकंड पेपर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। दोस्तों यहाँ पर हम यूनिट 5 पर बात करेंगे और इसके पहले आपका 1 से लेकर के 4 यूनिट तक जो भी आपकी वीडियोस हैं उनको अपलोड कर दिया गया है। और हो सकता है कि आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुंचा हो, तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर के, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं, या जो भी आपका ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहाँ पर भी लिंक को शेयर कर दिया गया है। वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं तो हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती। आपने बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन भी प्रेस किया होता है, फिर भी आपकी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती। तो थोड़ा इसका विशेष ध्यान रखिएगा और अपने सभी मित्रों में, सभी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिट 5 में, कहेंगे विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की सीखने की विशेषताएँ क्या हैं। तो जो आपका 5.1 कहता है, 5.1 कहता है कि जो विशिष्ट अधिगम अक्षमता है इसकी परिभाषा बताइए। इसको हम कह सकते हैं कि जो इसकी परिभाषा के अंतर्गत जो भी आपकी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, जो भी इसके प्रकार हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, है ना। और क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से आपकी डिस्कैल्कुलिया या डिस्ग्राफिया हो सकती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 5.2 में आपके स्मरण की बात करेंगे, स्मृति शक्ति की बात कर लेंगे, और इसके बाद में आपका कॉन्सेप्ट, धारणा की बात कर लेंगे, ध्यान की बात कर लेंगे, है ना। इन पर हम लोग बात करेंगे। ऐसे ही आपका 5.3 में जो पढ़ना है बच्चे का, रीडिंग रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर हम बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग 5.4 में बात करेंगे लिखने से संबंधित विशेषताओं की, और इसके बाद में लास्ट आपका आएगा मैथ से संबंधित, यानी कि गणित से संबंधित विशेषताओं की बात करेंगे। तो इतना आपको यूनिट 5 में पढ़ना है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिरकार अधिगम अक्षमता क्या है। तो हम कहेंगे कि अधिगम और अक्षमता, आपको ये दो शब्द जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। एक आपका अधिगम हुआ, एक आपका अक्षमता हुआ। यानी कि सीखने में किसी भी प्रकार की अक्षमता होना क्या कहलाएगा, अधिगम अक्षमता कहलाएगा। जहाँ पर सामान्य भाषा में अगर हम बात करेंगे अक्षमता को, तो हम कहते हैं कि पिछड़ापन होना, बच्चा किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करना। और अधिगम यानी कि सीखने की जो अक्षमता होगी उसको हम क्या कहेंगे, अधिगम अक्षमता कहेंगे। सबसे पहले इसको 1963 में सैमुअल क्रिक के द्वारा इसको पहचाना गया और परिभाषा दी गई सैमुअल क्रिक के द्वारा। इन्होंने कहा कि अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता या विकृति, या हम कह सकेंगे इसका जो विकास है वो पिछड़ा हुआ देखने को मिलेगा। बच्चे का बोलना, बच्चे का भाषा, पढ़ना, लिखना, अंकगणित, इनमें से किसी में भी बच्चे में जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मंद देखने को मिलेंगी, वो धीमी देखने को मिलेंगी, है ना। और क्या होगा कि जो भी बच्चा है उसके विकास में भी पिछड़ापन देखने को मिलेगा। जब बच्चे में पिछड़ापन होगा तो बच्चा, हम कह सकते हैं कि अधिगम अक्षमता के साथ में वहाँ पर संवेदनाओं की भी अक्षमता होगी। हो सकता है कि बच्चा मानसिक मंदित हो, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसके अंतर्गत जब हम लोग पढ़ते हैं अधिगम अक्षमता में, तो ये अधिगम अक्षमता जो होती है वो क्या होती है, एक आंतरिक रूप से होती है, आंतरिक होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अक्षमता आपको दिखाई दे, है ना। ये अक्षमता आपको दिखाई नहीं देती है, ये आंतरिक रूप से होती है। जब बच्चे को हम इन कौशलों के बारे में बताएंगे या इनसे करवाएंगे, तब अक्षमता ये हमें
महसूस करने को मिलेगी कि बच्चा इन क्षेत्रों में पीछे है या इन क्षेत्रों में बच्चा गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन ये अक्षमता जो है वो दिखती नहीं है ना। इसलिए ये अक्षमता जो आपकी है वो आंतरिक होती है। कह सकते हैं कि यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहती है, जीवन भर विद्यमान रहती है। कहीं ना कहीं अगर हम बच्चे को इन सभी चीज़ों को सिखाते भी हैं तब भी बच्चा सीख लेता है, लेकिन जीवन भर ये क्षमता जो है वो विद्यमान रहती है। किसी ना किसी स्थिति में बच्चा पिछड़ापन महसूस करता है। कह सकेंगे कि इस समस्या से जो ग्रसित व्यक्ति होंगे उनके व्यवहार और जो उसकी विशेषताएं होंगी उनमें भी चीज़ें जो हैं बदली हुई मालूम पड़ेंगी, है ना। व्यवहार और विशेषताओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा, अधिगम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लर्निंग में परिवर्तन, है ना, अंकगणित में परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहलाएंगी आपके अधिगम अक्षमता के अंतर्गत। हम कहेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे डिसलेक्सिया की। कहेंगे कौन कौन से प्रकार, ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः हम जो प्रकारों को पढ़ते हैं, एक आपका डिसलेक्सिया हुआ, दूसरा हुआ आपका डिस्ग्राफिया, इनके बारे में भी हम जानेंगे कि आखिरकार क्या है। तीसरा आपका होगा डिस्कैलकुलिया, है ना। इसके बाद में हम लोग जानेंगे डिस्प्रैक्सिया, है ना। मुख्यतः हम लोग इन प्रकारों को ही पढ़ते हैं, बाकी और भी होते हैं उनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन मुख्यतः अगर एग्ज़ाम में आपसे 1 नंबर में पूछता है तो इनके बारे में ही पूछ लेता है, और अगर आप कहीं पर लिखते भी हो तब भी आप इनके बारे में ही लिखते हो। हम कहेंगे डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता होगी वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगी। इसमें बच्चा वर्णमाला पढ़ रहा है, उसमें कठिनाई अगर देखने को मिल रही है ना, तो वहाँ पर आपकी डिसलेक्सिया। बच्चे जो अक्षर हैं उनकी ध्वनियों को सीखने में कठिनाई है, बच्चा एकाग्र होकर के चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चा पढ़ते समय वर्णों का लोप कर रहा है, यानी कि वर्णों को छोड़ छोड़ करके पढ़ रहा है, शब्दों को उल्टा पढ़ रहा है ना। तो ऐसी जो आपकी अधिगम अक्षमता होगी वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत जाएगी। ऐसे ही आपका डिस्ग्राफिया, हम कहेंगे डिस्ग्राफिया यानी कि बच्चे को लिखने से संबंधित अक्षमता आपको होगी डिस्ग्राफिया को। तो हम कहेंगे लिखने में आपका बच्चा चीज़ों को नहीं पहचान पाएगा, यानी कि चेहरा और नाम इसको पहचानने में बच्चे को कठिनाई होगी। कह सकेंगे कि जो भी बच्चा है वह डिस्ग्राफिया के अंतर्गत क्या करेगा, जो भी अशुद्ध वर्तनी है या और अनियमित रूप से आकार वाले जो अक्षर हैं उनको लिखेगा। हो सकता है इतना बड़ा लिख दे, उसके बाद में इतना बड़ा उसी को लिख दे, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि लिखना ऐसे है, उसने ऐसे लिख दिया, है ना। खराब राइटिंग, और लाइन के ऊपर लिखना, लाइन को छोड़ छोड़ करके लिखना, और शब्द या अक्षर को अपूर्ण बनाना, तो ये आपका डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम कहेंगे डिस्कैलकुलिया, नाम से ही स्पष्ट है कैलकुलेशन हम कहेंगे कि भैया गणित से संबंधित जो अधिगम अक्षमता होगी, जो गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता होगी वो आपकी डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आएगी। जहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चा अंकगणित की अवधारणाओं को नहीं समझ पाएगा, कहेंगे कि बच्चे में जो भी दिशा है उनका ज्ञान नहीं हो पाएगा बच्चे को। बच्चे गिनतियों को इनमें सब में शुद्धता दिखाएंगे, मालूम हुआ 1 लिखना था, ऐसे करके बच्चे ने 10 लिख दिया, है ना। या बच्चे को 6 लिखना था, बच्चे ने क्या कर दिया 9 लिख दिया। तो इस प्रकार से बच्चे को 6 लिखना था, बच्चे ने क्या कर दिया 9 लिख दिया। तो इस प्रकार से बच्चे में डिस्कैलकुलिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया में क्या होगा, जो भी शब्द होंगे कह सकेंगे जिसमें जो भी भाषा और वाक, यानी कि बच्चे की लैंग्वेज और स्पीच, इससे संबंधित जो भी अक्षमता होगी वो आपकी डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत जाएगी। यहाँ पर कह सकेंगे कि देखने को मिलेगा कि जो भी चीज़ें सीख रहा है बच्चा, आनुवांशिक सीख रहा है और माता पिता से सीख रहा है, तो इसमें अगर विकार उत्पन्न होता है तो आपका डिस्प्रैक्सिया हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
अगर कुछ लोग कहते हैं कि जिनमें अधिगम अक्षमता है वो बहुत स्मार्ट तरीके से सीख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, तो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं सही चीज़ है, सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं सीख सकते, तो ये भैया एक प्रकार का झूठ है ना। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो आपके एसएलडी वाले बच्चे हैं ये आलसी होते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि ये मेहनत अक्सर करते हैं और इनकी बुद्धि लब्धि सामान्य भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी बुद्धि लब्धि हमें कम ही देखने को मिले, है ना। तो सामान्य बुद्धि का बच्चा भी विशिष्ट अधिगम अक्षमता प्रदर्शित कर सकता है। इसके बाद में आपका हम बात करते हैं 5.2 की, यूनिट 5.2 की, जहाँ पर हम बात करेंगे बच्चे के ध्यान की, धारणा की, स्मृति की, है ना, और बच्चे की गामक धारणाओं की, इनकी सबकी बात करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्यान पर, है ना। ध्यान यानी कि अटेंशन, ध्यान यानी कि अटेंशन। हम कहते हैं कि यह जो ध्यान है एक व्यापक शब्द है। ध्यान की कमी अगर बच्चे में है तो बच्चा विकार उत्पन्न करेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि जिन बच्चों में विशिष्ट अधिगम अक्षमता है उनमें ध्यान की कमी देखने को मिलती है। अक्सर बच्चा सीखने में जो है वो पिछड़ापन दिखाता है, और कह सकेंगे कि जो भी बच्चे हैं अगर ध्यान लगा कर के चीज़ों को करें तो वो अपने स्तर को, अपने कार्य को, और जो भी क्षमता है, जो भी बाध्यता है, इसको कम किया जा सकता है। ऐसे ही अगर हम बात कर लें स्मृति की यानी कि मेमोरी की, तो हम कहेंगे यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की मेमोरी कैसी है। बच्चा अन्य किन किन कौशलों को अपनी स्मृति में शामिल कर सकता है, अपनी मेमोरी में शामिल कर सकता है, और शामिल करने के बाद में कितनी क्रियाशीलता को बढ़ा सकता है, कितना और अधिक क्रियाशील हो सकता है, कौन कौन सी नई सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है, और लंबे समय तक स्मृति से पहले संसाधित जानकारी जो है वो पुनः प्राप्त करने की क्षमता जो है वो बच्चे की मेमोरी को प्रभावित करती है, बच्चे की स्मृति को प्रभावित करती है। हम कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा हो, अगर बच्चा दृश्य चीज़ों से सीख रहा है, बच्चे को अगर हम सिखा रहे हैं, तो बच्चे में आँख और हाथ का, मान लीजिए बच्चे को अगर हम लिखना ही सिखा रहे हैं, बच्चे को अगर हम लिखना ही सिखा रहे हैं, या बच्चे को अगर हम कहीं पर देखना सिखा रहे हैं, तो सबसे बहुत ज़रूरी है कि आँख और हाथ का समन्वय जो है वो बच्चे का सही हो, बच्चे की जो पढ़ने की स्थिति है वो सही हो। बच्चा पेंसिल, कोन, है ना, इन सभी चीज़ों को अच्छे से प्रयोग कर सके, रबड़ हुआ, पेंसिल हुआ, है ना, इन सभी चीज़ों का प्रयोग बच्चा अच्छे से कर सके, यानी कि उसका सूक्ष्म गामक कौशल जो है वो बेहतर हो, मोटर कौशल जो हैं वो बेहतर हों बच्चे के, चाहे वो पैरों से संबंधित क्रियाएं हों और चाहे बच्चे के चलने से संबंधित क्रियाएं हों। हम फिर क्या देखेंगे कि जो भी उनकी सूचनाएं हैं जहाँ पर बच्चा पिछड़ापन दिखा रहा है, तो उन सूचनाओं को हम समझने की का प्रयास करेंगे। उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, जानकारी को एकत्रित करेंगे और एक नया डाटाबेस बच्चों के लिए तैयार करेंगे, जिससे कि बच्चे प्रभावित ना हो और पढ़ने और समझने में, ध्यान को लगाने में भैया वो आगे बढ़ सकें। हम कह सकते हैं कि हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, तो हम बच्चे को दृश्य भेदभाव करके सिखा सकते हैं, दृश्य भेदभाव करके सिखा सकते हैं। कहोगे सर दृश्य भेदभाव में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि जो भी बच्चा होगा किसी व्यक्ति की एक वस्तु को दूसरे से अलग करने के लिए विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं का पता लगाने और उसकी तुलना करने में क्या होगा, अपनी आँखों का उपयोग करते हुए उस क्षमता को संदर्भित करेंगे। यानी कि जो भी एक वस्तु होगी, उस वस्तु, एक वस्तु और दो वस्तु, यहाँ पर दो वस्तुएं रखी गई और इनके बीच में अंतर क्या है ना, इनमें कमियां क्या हैं, इसमें वो चीज़ है, इसमें वो चीज़ नहीं है। यानी कि दो चीज़ों के बीच में हम भेदभाव कराएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो दो समान अक्षरों को, दो समान वस्तुओं को, है ना, इनके बीच में अंतर कराएंगे। अगर बच्चा अंतर कर रहा है तो भैया दृश्य भेदभाव, बच्चा विजुअल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है।
और अगर इनके बीच में अंतर नहीं कर पा रहा है तो बच्चे में कठिनाई है। ऐसे ही बच्चे के लिए हम लोग विजुअल जो भी विजुअल फिगर होगा उसका उपयोग करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी आकृति है और उसका परिवेश है उसके बीच का जो अंतर है इसको निर्धारित किया जाएगा। शब्दों और संख्याओं के बीच में जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ा जाएगा, है ना। और जो भी बच्चे का विचलन है, जहाँ पर बच्चा जिस पृष्ठभूमि में पीछे है, तो भैया उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रतीक हैं, बच्चों के शब्द और कह सकते हैं जो भी छवियाँ बच्चों के बीच अंतर समझा रही हैं, उन समस्याओं को हम पढ़कर उनको बताएंगे और जो भी अक्षर और शब्द हैं उनको उलटने का प्रयास करेंगे। अगर बच्चा सही से नहीं कर पा रहा है तो बच्चे को समझाने का भी प्रयास करेंगे। आँखों और हाथों से समन्वय, यानी कि दृश्य मोटर प्रसंस्करण में हम बच्चे को ब्लैक बोर्ड, है ना, वाइट बोर्ड, चीज़ों को तोड़ तोड़ कर सिखाना, कागज़ के माध्यम से सिखाना, है ना। और समय समय पर बच्चे को इन सभी चीज़ों में हम लोग शामिल भी करेंगे, तब बच्चा अच्छे से सीखेगा, बेहतर सीखेगा। और इन सभी चीज़ों में संगठन का विशेष ज़रूरत है, संगठन की विशेष ऑर्गेनाइजेशन की विशेष ज़रूरत है, जहाँ पर जानकारी को व्यवस्थित किया जाएगा, बच्चों की जानकारियों को, उनकी संज्ञानात्मक गतिविधियों को, जो जानकारियाँ प्रभावित कर रही हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। जो भी पर्यावरण है उसकी कठिनाई जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके संगठन में ज़रूरी होंगी और संगठित करके ही हम चीज़ों को, उनकी समस्याओं को, उनके कौशल को हम लोग आगे बढ़ा सकेंगे, बेहतर कर सकेंगे। यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, यही सारी चीज़ें बच्चे के रीडिंग से रिलेटेड होती हैं, बच्चे के पढ़ने से रिलेटेड होती हैं। हम बच्चे को जब पढ़ना सिखाएंगे तो मैंने यही सारी चीज़ें आपको बताई और यही सारी चीज़ें पढ़ने से आपके बच्चे के संबंधित होंगी। पढ़ने के लिए रणनीतियाँ हम क्या बनाएंगे, रणनीतियों पर बात कर लेते हैं। पढ़ने के लिए हम लोग रणनीतियाँ क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले पढ़ने के लिए हम लोग एक ऐसे वातावरण का उपयोग करेंगे जो काफ़ी शांत हो, है ना। शांत वातावरण और बच्चों के अनुकूल वातावरण हो। किताबें और जो लाइनें हैं इनके बीच की जो जगह है इसका प्रयोग करेंगे। कक्षा में जो पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, जो पाठ्य पुस्तकें चलाई जा रही हैं, है ना, इसके बीच का हम लोग प्रयोग करेंगे। जो भी वैकल्पिक चीज़ें हैं, चाहे वो दृश्य हो, श्रव्य हो, है ना, इंद्रियों के माध्यम से इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। छात्रों के साथ कहानियाँ पढ़ना, है ना, ये सारी चीज़ें साझा करेंगे। इसकी रूपरेखा भी बनाएंगे, बिंदु से बिंदु को मिलाकर के चीज़ों को पढ़ना बताएंगे, है ना। और जो भी अक्षर होगा, जो भी गतिविधि होगी, इस दृष्टि को पहचानेंगे और इसमें मदद करेंगे। ध्वनियों को समझेंगे, है ना, इसके बारे में सिखाएंगे। जो भी बच्चे की मानसिक योजना है उसको बनाएंगे। साथ ही साथ कहानी, पुरानी कहानियाँ, नई से जोड़ी कहानियाँ, नई कहानियों में, है ना, इनमें सब में अनुकूलन करके हम बच्चे को बेहतर सिखाने का, बेहतर पाठ पढ़ाने का प्रयास करेंगे और उनके विचारों को भी समझेंगे, जिससे कि उनमें भी रुचि मिल सके, वर्णमाला भी वो पढ़ सकें और जो गतिविधियाँ हैं इनमें स्पष्ट हो सकें। बिल्कुल ज़रूरत क्या है इनके सभी चीज़ों के लिए? इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरत है बच्चे का ध्यान आकर्षित करना, बच्चे का आँख और हाथ का समन्वय होना, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद में हम लोग लेखन कौशल की बात करते हैं। लेखन कौशल में भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हाथ और आँख का समन्वय। जब बच्चा लिखेगा तो जब आँख और हाथ का समन्वय अच्छा होगा तभी बच्चा लिखेगा। तो जो भी लेखन कौशल होगा, यहाँ पर बच्चे की भाषा कला पर भी ध्यान दिया जाएगा। अक्षर भाषा, किस क्षेत्र की भाषा को बच्चा व्यक्त कर रहा है, बच्चा बोल क्या रहा है ना, बच्चा की बोली जाने वाली भाषा क्या है, लिखित भाषा बच्चे की क्या है, बच्चे की पढ़ने की क्षमता क्या है और बच्चे के सीखने की क्षमता क्या है, कहाँ पर बच्चा कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, किस क्षेत्र में बच्चा ध्वन्यात्मक चीज़ों को बता रहा है, कहाँ पर लागू कर रहा है। अक्सर हम कह सकेंगे कि जो भी वर्तनी है बच्चे की भाषा सीखने की, अक्षमता को सीखने की, है ना, अक्षमता अगर बच्चे में हो गई, सीखने की नहीं, माफ़ कीजिएगा, अक्षमता जो बच्चे में हो गई है, कैसे सामाजिक प्रदर्शन करके चीज़ों को प्रभावित कर रही है, कहाँ पर बच्चा पिछड़ापन महसूस कर रहा है, इन सभी के उद्देश्यों को भाषा में समायोजित किया जाएगा।
तब जा कर के बच्चे को भाषा लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उसके जो क्षेत्र हैं, जो योजनाएं हैं, बच्चे के नए विचार, शब्दावलियाँ, वर्तनी, विराम चिन्ह, व्याकरण, लिखावट, इनके बीच की जो त्रुटियां हैं, इन सभी चीज़ों को लेखन के लिए आवश्यक माना जाता है। भाई अगर बच्चा लिख रहा होगा तो बच्चे को उसकी लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी वर्तनी भी अच्छी होनी चाहिए, विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका भी उसको पता होना चाहिए। हम कह सकेंगे कि लिखित परीक्षा के साथ साथ बच्चे की मौखिक परीक्षा का भी उपयोग किया जाएगा। टेप रिकॉर्डिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, नोट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा के सिखा सकते हैं, बच्चे को लैपटॉप है ना या कंप्यूटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि दृश्य सामग्री का भी बच्चे को प्रयोग करके बच्चे को नकल करके भी हम लेखन करवा सकते हैं, है ना। और बच्चे को ग्राफ पेपर के माध्यम से, पेंसिल के माध्यम से हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं और छोटे छोटे कार्यों को हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं, जिससे बच्चा अपने आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा और बेहतर कर पाएगा। ऐसे ही भैया आपका जो गणित का कौशल है 5.5 में आपका जो गणित है या गणित से संबंधित जो विशेषताएं हैं उन पर कैसे बात होगी, तो कहेंगे भैया गणित जो है, अगर बच्चे का गणित का कौशल मजबूत नहीं है तो ये मान के चलिए कि बच्चा अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में बहुत पीछे है। पीछे क्यों है? क्योंकि जब भी हम गणित की बात करते हैं तो घर से ही हमारे घर में कितने लोग हैं, हमारे घर में कितने कप चाय बनेगी, कितना दूध आएगा, है ना, कितना लीटर दूध आएगा, कितने बर्तन हमें उठा करके लाने हैं, कितने गिलास हमको पानी पीना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जीवन से संबंधित हैं, हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से संबंधित हैं। तो हमें बच्चे में गणित की अवधारणाओं को, स्थानीय मान को, दशमलव भिन्न को, समय को, खास करके बच्चा अगर समय देखना शुरू कर देता है, टाइम देखना जान जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और गणित के जो तथ्य हैं इनको भी शामिल किया जाएगा, जो भी संख्या और मात्रा हैं, इनमें कठिनाइयाँ क्या हैं इनको शामिल किया जाएगा, जोड़ कर चीज़ों को सिखाना शुरू किया जाएगा। गिनती पहले कौन सी गिनती आती है, बाद में कौन सी गिनती आती है, इसके बारे में, है ना, बड़ी गिनती कौन है, छोटी गिनती कौन है, बराबर कौन सी गिनतियां हैं, है ना। इससे बच्चा समस्या समाधान कौशल विकसित होगा, बच्चे का जो पैसे की समझ है वो भी विकसित होगी, है ना। जो भी पैटर्न और जो भी जोड़ घटाव हैं, सही दिशा बच्चे की जान पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए भी भैया बच्चे को जब गणित का कौशल कराएंगे, गणित की रणनीति कराएंगे, तो भैया क्या होगा कि बच्चे को हम पहले से दृश्य, स्पर्श, गतिज, इन सभी चीज़ों का हम लोग प्रयोग करेंगे। और मेन आपका एक पॉइंट है बच्चे को अवसर देना, है ना। कहीं पर भी आए बच्चे को अवसर दे दो, उस कार्य में बच्चे को अवसर दे दो, बच्चे का ड्रिल अभ्यास करा दो बार बार बच्चे को, है ना। बच्चे को बार बार जब अभ्यास कराओगे तब भी बेहतरीन बच्चा सीखेगा, और कंप्यूटर का ज्ञान भी कराओगे तब भी बच्चा बढ़िया सीखेगा। ग्राफिक्स का प्रयोग करोगे, मिश्रित धातुओं का प्रयोग करोगे, है ना। इससे क्या होगा, बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ेगी और बच्चा बेहतर सीख पाएगा। तो ये दोस्तों आज आपका 5 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है, और आप सभी का उत्तरदायित्व है, क्योंकि हो सकता हो नोटिफिकेशन ना पहुंची हो, तो भैया सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। और चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।